हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू HPFS मास्टर क्लास, आपका अपना प्लेटफॉर्म फॉर मास्टरिंग गवर्नमेंट रूल्स एंड क्रैकिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। मैं हूं एम भास्कर और आज हम डिकोड करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज एंट्रेंस एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सर्विस लाइफ के लिए भी क्रिटिकल है। द जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1960, इन शॉर्ट बोले तो जीपीएफ रूल्स। आज के सेशन में हम रूल 1 से लेकर रूल 7 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स और कोर कंडीशंस को डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स, गवर्नमेंट डिसीजंस और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जीपीएफ के ये कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल 1 की, शो टाइटल एंड कमेंसमेंट। इन रूल्स का ऑफिशियल नाम है जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज रूल्स 1960 और ये कब से लागू हुए? 1 अप्रैल 1960 से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अपडेट है। वैसे तो ये रूल्स उन्हीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर अप्लाई होते हैं जो 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अपॉइंट हुए थे, लेकिन यू आर वॉचिंग HPFS मास्टर क्लास और ऑथेंटिक स्टेट स्पेसिफिक अपडेट आप तक ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, जिसे हम इस वीडियो के रेलेवेंट सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुनें। अब चलिए रूल 2 की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। सबसे पहले बात करते हैं एमोलमेंट्स की। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो आपकी पे, दैट इज बेसिक पे, लीव के दौरान मिलने वाली लीव सैलरी या सस्पेंशन के दौरान मिलने वाले सब्सिस्टेंस ग्रांट को एमोलमेंट्स कहते हैं। इसमें डियरनेस पे और फॉरेन सर्विस से मिलने वाला रेम्यूनरेशन भी इंक्लूड होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए इज नॉट इंक्लूडेड इन एमोलमेंट्स। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप यही है। फ्रेंड्स, since the definition of emoluments in GPF rules loops back to emoluments defined in fundamental rules, यानी GPF रूल में दी गई emoluments की डेफिनेशन को फंडामेंटल रूल 9 सब रूल 21 सब क्लोज A1 की डेफिनेशन से जोड़ा गया है। Therefore, special pay, personal pay, unless specifically classed otherwise by the president, compensatory allowances like HRA, TA जैसे fluctuating allowances are excluded from monthly emoluments taken for the purpose of GPF rules. एग्जामिनर आपसे शॉर्ट नोट्स में डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ यह भी पूछ सकता है कि डेफिनेशन हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट क्यों है। The answer is because in context to GPF rules, emoluments serve as absolute baseline for determining subscriptions, advances and account maintenance. यानी emoluments के बेसिस पे ही आपका मंथली GPF सब्सक्रिप्शन, GPF एडवांसेस एटसेट्रा डिटरमाइन किए जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं GPF रूल के सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक पे। आपका GPF आपके बाद किसके पास जाएगा? इसके लिए रूल 2C फैमिली की डेफिनेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि नॉमिनेशंस के रूल इसी डेफिनेशन पर डिपेंड करते हैं। जीपीएफ रूल्स में मेल और फीमेल सब्सक्राइबर के लिए फैमिली की डेफिनेशन में थोड़ा सा ही फर्क है। चलिए इसे एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। दोनों के लिए कॉमन फैमिली मेंबर्स हैं स्पाउस, यानी मेल के केस में वाइफ या वाइव्स और फीमेल के केस में उसका हस्बैंड। इसके बाद पेरेंट्स, चिल्ड्रन, माइनर ब्रदर्स, अनमैरिड सिस्टर्स, डिजीज्ड सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन, और अगर पेरेंट्स अलाइव नहीं हो तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। लेकिन स्पेशल प्रोविजंस ध्यान से सुनिए। मेल सब्सक्राइबर के केस में वाइफ या वाइव्स फैमिली का पार्ट होते हैं, परंतु अगर वाइफ जुडिशली सेपरेटेड हो जाए या कस्टमरी लॉ के
अकॉर्डिंग मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल ना रहे तो वो ऑटोमेटिकली फैमिली से एक्सक्लूड हो जाएगी, अनलेस सब्सक्राइबर रिटर्न में लिख कर ना दे कि उसे फैमिली में रखना है। अब बात करते हैं स्पेशल प्रोविजंस फीमेल सब्सक्राइबर के केस में। हस्बैंड फैमिली का हिस्सा होता है, लेकिन फीमेल सब्सक्राइबर के पास यह स्पेशल राइट है कि वो रिटर्न नोटिस देकर अपने हस्बैंड को एक्सक्लूड करना चाहे तो वो ऐसा कर सकती है। हाउएवर वो बाद में चाहे तो इस नोटिस को रिवोक भी कर सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, चाइल्ड का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड का मतलब लेजिटिमेट और लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड दोनों है। इसके अलावा चाइल्ड टेकन अंडर गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 हु इज लिविंग विद गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट ने स्पेशल विल के थ्रू उसे नेचुरल चाइल्ड का स्टेटस दिया है तो वो भी फैमिली का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन स्टेप चिल्ड्रन और वो चिल्ड्रन जो लीगली किसी और को एडॉप्शन में दे दिए गए हैं फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। ये पॉइंट डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा जाता है। आइए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड एंड कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी की, यानी रूल 3 और रूल 4 की। एज पर रूल 3 जनरल प्रोविडेंट फंड हमेशा रुपीज में मेंटेन होता है और डायरेक्ट गवर्नमेंट अकाउंट में, जिसे द जनरल प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, उसमें क्रेडिट होता है। अब सवाल आता है जीपीएफ का सब्सक्राइबर कौन बन सकता है? इसका जवाब मिलता है रूल 4 कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी में। एंड एज पर रूल 4 सभी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ऑल टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनकी 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस पूरी हो चुकी हो एंड ऑल री एम्प्लॉयड पेंशनर जो सीपीएफ के लिए एलिजिबल ना हो आर एलिजिबल फॉर जीपीएफ सब्सक्रिप्शन। अब एक प्रो एग्जाम टिप, अप्रेंटिसेस और प्रोबेशनर्स को टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रीट किया जाता है। अगर कोई टेम्परेरी इंप्लॉई मंथ के बीच में 1 साल कंप्लीट करता है तो उसकी जीपीएफ सब्सक्रिप्शन अगले मंथ से शुरू होगी। और अगर कोई टेम्परेरी इंप्लॉई रेगुलर वैकेंसी के अगेंस्ट अपॉइंट हुआ है एंड हिज सर्विसेज आर लाइकली टू कंटिन्यू मोर देन 1 ईयर तो वो 1 साल पूरा होने से पहले भी जीपीएफ ज्वाइन कर सकता है। आइए अब जानते हैं कौन एलिजिबल नहीं है। जो इंप्लॉइज ऑलरेडी सीपीएफ के सब्सक्राइबर्स हैं वो जीपीएफ ज्वाइन नहीं कर सकते, और जो इंप्लॉइज 1 जनवरी 2004 या उसके बाद अपॉइंट हुए हैं उन पर जनरली एनपीएस एप्लीकेबल है, इसलिए वो भी जीपीएफ ज्वाइन करने के लिए इनएलिजिबल हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट स्टेट स्पेसिफिक अमेंडमेंट की जिसका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही किया था। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जनरल प्रोविडेंट फंड को लेकर 2 जून 2023 को एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू की है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन 15 मई 2003 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में एनपीएस के अंडर अपॉइंट हुए एम्प्लॉइज को भी अब ऑप्शन दिया गया है कि वो जीपीएफ ऑप्ट कर सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 5 यानी नॉमिनेशंस की। जब कोई इंप्लॉई फंड ज्वाइन करता है तो उसे अंडर रूल 5 सब रूल 3 नॉमिनेशन फॉर्म भरना कंपलसरी होता है। नॉमिनेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर्म के टोटल 7 कॉलम होते हैं जिनमें नॉमिनी का नाम, उसका एड्रेस, सब्सक्राइबर से उसका रिलेशन, उसकी एज, शेयर परसेंटेज, कंटीजेंसी, अल्टरनेट नॉमिनी की डिटेल एटसेट्रा फिल की जाती है। सब्सक्राइबर को इसमें मांगी गई हर जानकारी भरनी होती है। यह नॉमिनेशन हेड ऑफ द ऑफिस के थ्रू अकाउंट्स ऑफिसर को भेजा जाता है। इस नॉमिनेशन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। रूल नंबर 1, अगर सब्सक्राइबर की फैमिली है तो नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर के फेवर में ही हो सकता है। किसी बाहर वाले को नॉमिनी नहीं बना सकते। रूल नंबर 2, अगर एक से ज्यादा नॉमिनीज हैं तो स्पेसिफिक शेयर परसेंटेज मेंशन करना कंपलसरी है ताकि 100% शेयर कवर हो जाए।
अगर पहले किसी दूसरे प्रोविडेंट फंड में नॉमिनेशन किया गया था और अमाउंट जनरल प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर हो गया है तो पुराना नॉमिनेशन वैलिड माना जाता है। दोस्तों, नॉमिनेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। सब्सक्राइबर एट एनी टाइम बाय गिविंग सिंपल रिटन नोटिस नॉमिनेशन कैंसिल कर सकता है और फ्रेश नॉमिनेशन दे सकता है। अब बात करते हैं नॉमिनेशन से जुड़े स्पेशल प्रोविजंस की। सब्सक्राइबर अपने नॉमिनेशन फॉर्म में अल्टरनेट नॉमिनी भी मेंशन कर सकता है। द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोविजन इज दैट इन केस ओरिजिनल नॉमिनी की डेथ पहले हो जाए तो ऐसे केस में राइट अल्टरनेट नॉमिनी को पास ऑन हो जाएगा। आप ऐसी कंटिजेंसी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं जिससे इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट ओरिजिनल नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, लीगल सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस। एज ए जनरल रूल, नॉमिनेशन उस दिन से इफेक्टिव होता है जिस दिन वो अकाउंट्स ऑफिसर्स को रिसीव होता है। However, there is a super important C&AG डिसीजन जिसे एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर किसी सब्सक्राइबर ने नॉमिनेशन फॉर्म हेड ऑफ द ऑफिस को सबमिट कर दिया था, लेकिन अकाउंट्स ऑफिसर तक पहुंचने से पहले ही सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, तो क्या ऐसी कंडीशन में अकाउंट ऑफिसर को भेजा गया नॉमिनेशन वैलिड होगा? यस, एब्सोल्युटली वैलिड रहेगा, क्योंकि एज पर C&AG डिसीजन ऐसे सर्कमस्टांसेस में हेड ऑफ द ऑफिस को सबमिट होते ही उस नॉमिनेशन को वैलिड मान लिया जाएगा। चलिए अब लेजर खोलते हैं और नजर डालते हैं रूल 6 और रूल 7 पे। सब्सक्राइबर अकाउंट एंड कंडीशंस ऑफ सब्सक्रिप्शन। रूल 6 कहता है कि हर सब्सक्राइबर के नाम से एक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। उस अकाउंट में 4 महत्वपूर्ण चीजें दिखनी ही चाहिए। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन। नंबर 2, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। नंबर 3, बोनस या एरियर यदि कोई हो तो। नंबर 4, एडवांसेस या विड्रॉल्स जो सब्सक्राइबर ने लिए हैं। और रूल 7, कंडीशंस ऑफ सब्सक्रिप्शन कहता है कि आपको मंथली सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सस्पेंशन पीरियड के दौरान सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बंद रहता है। रीइंस्टेटमेंट के बाद आप चाहें तो लमसम या इंस्टॉलमेंट में एरियर्स दे सकते हैं। ड्यूरिंग हाफ पे लीव या लीव विदाउट पे होने पर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि अगर वो सब्सक्राइब नहीं करना चाहता तो डिडक्शन रोकने के लिए हेड ऑफ द ऑफिस को रिटर्न में अपनी ऑप्शन दे। अगर इंप्लॉई रिटर्न ऑप्शन नहीं देता है तो मान लिया जाएगा कि इंप्लॉई सब्सक्राइब करना चाहता है और उसका सब्सक्रिप्शन एज यूजुअल मंथली सैलरी में से काट लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एन इंप्लॉय प्रोसीड्स ऑन हाफ पे लीव। ही हैज एन ऑप्शन नॉट टू सब्सक्राइब टू फंड but does not intimate his option to head of office. As per rule, he deemed to have elected to subscribe. Next exception है dies non period. As per rule 7, sub rule 1, note 3, a subscriber need not to subscribe during a period treated as dies non. चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस पे। In case of Group C and Group D employees of Survey of India, no subscription when they are on departmental leave. सीजनल पोस्ट होल्डर्स भी अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड के दौरान सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे। रूल 32 के अंडर फुल विड्रॉ लेने के बाद जब तक एम्प्लॉई दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते तब तक फ्रेश सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाएगा। इन ब्रीफ, रूल 32 टॉक्स अबाउट लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट या रिटायरमेंट ऑन इनवैलिडेशन, यानी मेडिकली अनफिट होने पर रिटायर होने की परमिशन के बारे में बात करता है। फर्दर, नो सब्सक्रिप्शन नेसेसरी इन द मंथ ऑफ क्विटिंग सर्विस अनलेस ऑप्शन कम्युनिकेटेड इन राइटिंग बिफोर हैंड। फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिए, रिटायरमेंट से ठीक 3 महीने पहले जीपीएफ सब्सक्रिप्शन स्टॉप कर दिया जाता है। इट इज मैंडेटरी प्रोविजन एंड देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। So viewers, let's do a quick 1-minute revision for exams.
याद रखिए जीपीएफ रूल्स इफेक्टिव हुए 1 अप्रैल 1960 से, applicable to central government employees appointed on or before 31st December 2003. In case of Himachal government employees appointed between 15th of June 2003 to 31st March 2023 under NPS, they have the option to opt for GPF subscription. एमोलमेंट्स में क्या इंक्लूडेड होगा नोट कर दीजिए। नॉमिनेशन ओनली फैमिली मेंबर्स, इन केस नो फैमिली टू एनी पर्सन ट्रस्ट एटसेट्रा। नॉमिनेशन टेक्स इफेक्ट with effect from date of received by accounts officer. Valid even subscriber dies before nomination reaches accounts officer. Subscription stop during suspension, half pay leave, extraordinary leave and dies-known period. Recovery stop 3 months prior to superannuation. बस अगर आपने इतने पॉइंट्स ध्यान रख लिए तो इस सेक्शन से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, तो ये था जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1960 का रूल 1 से लेकर रूल 7 तक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लगता है कि इस क्लास से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। इन केस ऑफ एनी फर्दर क्वायरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर HPFUS मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में जहां हम इसके आगे के रूल्स को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।